हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 5 कक्षा 11वीं की समाज विज्ञान का, जिसका नाम है जी विधायिका। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर दे रखा है ना, वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर हमारे एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे दो कि हमारे 60% तो आ जाए कम से कम। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी इसमें से बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। विधायिका का एक एक क्वेश्चन जो भी आपके चैप्टर के अंदर आएगा, सारा का सारा इसमें से आएगा। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में और किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, और ये भी बता दूंगा कि आपको पीडीएफ वगैरह कहां से मिलेगी। बट पहले तो हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि 10th में आपको पक्का जरूरत पड़ेगी। 11th में आपको पता ही है कि मैं ज्यादा वीडियो नहीं डाल पाया 11th वाले बच्चों के लिए, ठीक है, बट 12th में तो तबाही मचानी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि विधायिका क्या होती है। ये बहुत बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जाता है बेसिकली कि विधायिका क्या होती है। कुछ नहीं है, कानून बनाने की एक संस्था होती है जिसको हम विधायिका कहते हैं, ठीक है। और हमारे भारत के अंदर विधायिका संसद के नाम से प्रचलित है। देखो यही वाला लिखा हुआ है, और देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं। ये मेहनत मैंने एक्स्ट्रा इसलिए कर रखी है ताकि जो आंसर लिखा हुआ है ना, सेम बिल्कुल एज इट इज लाइन आप एग्जाम में छाप के आ सको। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर आप चलो क्वेश्चन क्वेश्चन दे दो, फिर आप समझा दोगे तो हम लिखेंगे कैसे। आपको इसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जानबूझ के आंसर लिखे हैं, और ये सारी अंडरलाइन चीजें, ये ऐसे इन्वर्टेड कोमा, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए डाला है ताकि चेप के आ सको सीधा सीधा। ओके, पहला क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका के क्या फायदे होते हैं। आपको पता है पूरे देश के अंदर भी, हमारे पूरे देश के अंदर देखिए, हमारे केंद्र के अंदर भी दो, एक तरह से कह सकते हो दो सदन है। कौन कौन से? पहला तो है जी लोकसभा, याद रखना, ये आपको आ सकता है लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। इनका डिफरेंस अभी नीचे आएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट कुछ राज्य भी ऐसे हैं हमारे भारत के अंदर, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, 2 सदन है, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों है वहां पर। ओके, चलो 6 राज्य हैं सिर्फ ऐसे। आपकी बुक के अंदर आप देखोगे ना तो 7 लिखे होंगे। अब आप ये मत बोलना सर आप गलत बोल रहे हो, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है। लेटेस्ट बुक उठाओ एनसीईआरटी की, उसमें 6 दे रखे हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो अब द्विसदनात्मक नहीं रहा, ठीक है, वहां पर एक ही सदन है। ओके, तो सबसे पहले तो द्विसदनात्मक के क्या फायदे होते हैं। बेसिकली ये सदन क्या होता है, कानून वगैरह का ही देखते हैं। तो अब देखो उसी से बात सारी लिखी हुई होगी, और मैं आपको बता दूं सदन के अंदर कौन बैठते हैं, मंत्री वगैरह बैठते हैं। ओके, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यह निचले सदन में जल्दबाजी से पारित किए गए विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर देता है। पहले तो विधेयक में आपको बता देता हूं, जब कोई एक कानून होता है, जैसे है ना, मान लो मैं ये लेकर आया कि स्कूल में सभी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबकी फीस जो है वो एकदम 0 हो जानी चाहिए, कोई फीस नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक ये विधेयक है। अब मैं इसको लोकसभा में ले जाऊंगा, वहां से पारित होगा, फिर राज्यसभा में ले जाऊंगा, वहां से पारित होगा, और जब पूरा दोनों से पारित हो जाएगा फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर ये कानून बनेगा। तो जब कोई पारित नहीं हुआ हुआ होता, कोई भी इसको एक तरह से कह सकते हो कि रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ था, है ना, तो ये विधेयक रहता है। बट जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो मान लो एक सदन से राज्य के अंदर कोई कानून बन रहा है और एक सदन से वो जल्दबाजी में पास हो गया, तो दूसरा सदन अच्छे से उस पर बहस करके, जल्दबाजी ना करके, उस पर अच्छे से चर्चा करके, सोच विचार करके ही कोई फैसला सुनाता है। तो ये फायदा हो जाता है, यानी एक फैसला 2 बार एक तरह से आप कह सकते हो कि उस पर विचार विमर्श हो जाता है। तो पहला फायदा तो ये हो गया द्विसदनात्मक का। दूसरा है कि यह एक सार्वजनिक राय बनाने में मदद करता है, ठीक है। एक सदन में 50 बंदे बैठे थे, ठीक है, एक से पास हो गया। बट अब देखो 2 सदन है तो दोनों में मान लो 50-50, तो एक तरह से पूरी राय बनेगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सार्वजनिक राय बनेगी, है ना। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह सरकार का एक अनिवार्य संघीय प्रणाली है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि भारत एक संघीय देश है, यहाँ पर केंद्र की अलग सरकार होती है, राज्य की अलग सरकार होती है। तो राज्य सरकार भी अपना काम जो है वो ढंग से चला सके, इसी के लिए मैं कह सकता हूं कि राज्य में द्विसदनात्मक इंपॉर्टेंट है, इससे काम भी आसान हो जाता है। लास्ट पॉइंट यह है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए द्विसदनात्मक या द्विसंसदीय विधायक आवश्यक है। इसका मतलब देखो, मान लो हमारा जो राज्य है कोई यूपी वगैरह की, यूपी की नहीं, चलो हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में 2 सदनात्मक, मैं ये बता दूं आपको। तो मान लो आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो वहां पर अगर कोई ऐसा है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे कहां पर हो पाएगा, सदन में हो पाएगा, या तो विधानसभा में या विधान परिषद में, है ना। ज्यादा 2 सदन होंगे तो ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। तो यही पॉइंट है, सीधा एज इट इज डिट्टो याद कर लेना, एग्जाम में लिख कर आना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। एक आपको मिसिंग लग रहा होगा, जम्मू कश्मीर, बट वो मिसिंग नहीं है, कट चुका। दोबारा बता रहा हूँ, गलती नहीं करनी एग्जाम में बस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये आपको याद रखना है कि लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। बच्चे उल्टा लिख देते हैं, लोकसभा को लिख देते हैं कि ये जी उचला सदन है, राज्यसभा निचला, ऐसा नहीं है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जो भी बैठे हुए होते हैं ना, उनको एमपी कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो वो जो होते हैं ना, उनको लोग वोट देकर चुनते हैं, ठीक है। ओके जी। और वोट देकर चुनते हैं, मतलब जिन लोगों ने वोट दिया डायरेक्टली वो सीधा जाकर हमारे लोकसभा में बैठ जाएंगे। बट यहाँ पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो, राज्यसभा में क्या होता है, जैसे मान लो मेरा एमएलए है, मैंने उसको वोट दिया, अब वो मेरे स्टेट राज्य के उसमें बैठेगा, राज्य की विधानसभा वगैरह में बैठेगा। पर राज्य की विधानसभा में बैठेगा तो जब राज्य की विधानसभा है ना, थोड़ा सा अपने राज्य के अंदर इलेक्शन करवाती है, मतलब अपने उसके विधानसभा के अंदर ही इलेक्शन करवाती है, और देखती है कि किस बंदे को, यानी किस हमारे एमएलए को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। यानी राज्यसभा में आप डायरेक्टली वोट देके नहीं चुनते, आप तो जिन लोगों को वोट देते हो ना, उनमें से चुना जाता है राज्यसभा का मेंबर। बट आपने, जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट चुन रहे हो, डायरेक्ट नहीं चुन रहे आप क्या कर रहे हो, अपने एमएलए को वोट दे रहे हो। एमएलए में से 100 एमएलए चुने, उसमें से 10 जाकर बैठेंगे हमारे राज्यसभा में, यानी आपने डायरेक्टली चूज नहीं किया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। बट लोकसभा में डायरेक्टली चूज करते हो आप, सीधा वोट दिया, जिसको वोट दिया वही बैठेगा हमारे लोकसभा में, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम एज जो है वो आपकी 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। और डिफरेंस बता देता हूं, हमारे लोकसभा में टोटल 552 सीट है, और अभी जो है 543 बंदे बैठे हुए हैं, मतलब टोटली करंट है हमारे पास, और यहाँ पर 250 है, और टोटल मिला के अभी करंटली 245 है, ठीक है। ओके, यहाँ पर लोकसभा के अंदर 2 सीटें जो होती है वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती है, जो हमारा राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। एंग्लो इंडियन का मतलब जिसके एक माँ बाप आप कह सकते हो कि वो इंडियन ना हो, ठीक है। एंग्लो हो यानी क्या कह सकते हो, ब्रिटिशर वगैरह हो आप कह सकते हो, ठीक है, एंग्लो इंडियन। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर बात करें तो 12 जो हमारे एमपी होते, 12 जो हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, उसको राष्ट्रपति चुनता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारी जया बच्चन जी है, वो हमारे सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा के मेंबर है, वो कैसे बन गई? मैरी कॉम हमारी राज्यसभा की मेंबर है, वो कैसे बन गई? वो ऐसे इसलिए बन गई क्योंकि उनको राष्ट्रपति ने चुना है, उनके काम को देखकर, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी फील्ड में से किसी को भी चुन सकता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो, अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ऊपर वाले और इसमें डिफरेंस है। आप सोचोगे सर लिखा तो लोकसभा और राज्यसभा, ये डिफरेंस कैसे? अरे डिफरेंस पता है क्या है, यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियां बताई गई है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ऊपर वाला था। वहां ऊपर, यहाँ नीचे क्या है, राज्यसभा की शक्तियां बताई गई है, लोकसभा की शक्तियां बताई गई है, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लेना, मैं समझा देता हूँ। राज्यसभा की पहली शक्ति क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि ये क्या करता है कि अलग अलग विधेयक को पारित करता है। याद रखना, किसी भी कानून को अगर आपको बनाना है तो वो पहले लोकसभा या किसी से, अगर मान लो वो राज्यसभा से पास उसको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर वो पैसे से रिलेटेड नहीं है तो, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे को डैम बनाने के लिए 10,000 करोड़ चाहिए, इसका मान लो कोई कानून आता है, तो पैसे से रिलेटेड है नहीं, तो राज्यसभा के पास उसको पास करने की पावर नहीं है, ये समझ जाओ आप बस, ठीक है। राज्यसभा जो भी पैसे से रिलेटेड बात होती है ना, जो भी पैसे से रिलेटेड कानून होते हैं, राज्यसभा बस खिसका देता है, यही समझो आप, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और संविधान में संशोधन करवाता है, इसका प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर आता है। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है, यानी संविधान में अगर संशोधन होता है, संशोधन का मतलब होता है चेंज। जैसे कि कोई पहले से ही कानून है, मान लो कोई कैदियों को 5 साल की सजा दी जाती है ना, बट कानून में संशोधन करना है, नहीं जी इसको 6 साल कर दिया जाए, है ना। तो इसमें क्या है कि राज्यसभा भी एक तरह से अपना पार्टिसिपेशन निभाता है, यानी लोकसभा से ये बात पारित हो गई तो राज्यसभा से भी ये बात मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ जी 6 साल कर दो कैदी की सजा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न पूछकर और संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके हम कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकते हैं। कार्यपालिका जो होती है वो हमारे बड़े बड़े, जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे कार्यपालिका पे आते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह। तो इन पर नियंत्रण रखती है राज्यसभा, आप कह सकते हो। क्योंकि मान लो कोई अपोजिशन का मंत्री है, मान लो मैं हूँ एमएलए, मैं किसी XYZ पार्टी का हूँ, और अभी ABCD पार्टी जो है वो सरकार चला रही है, ठीक है। अब मैं अगर XYZ पार्टी का हूँ और मैं जाऊंगा बैठूंगा राज्यसभा में, तो मैं तो तीखे तीखे सवाल पूछूंगा ना अपनी सरकार से, है ना, जो देश को चला रही होगी, जो अपोजिशन में है ना, क्योंकि मेरी सरकार तो नहीं है, मेरी पार्टी की सरकार नहीं है, अलग पार्टी की सरकार है, तो मैं उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, तो यही ऐसे नियंत्रण करते हैं हम, यानी कि मैं, मतलब मैं जो दूसरी पार्टी का मेंबर हूं, मैं उनको नियंत्रित करता हूं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अगर नहीं हुई हो तो मैं एक बार दोबारा से पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मेरा एरो वगैरह बना के, ठीक है।
नेक्स्ट है कि मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भागीदारी करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनने में भी हमारे जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, यही चुनते हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो किसी जज को हटाना हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, अभी तक है ना एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में किसी भी जज को हटाया गया हो। एक बार पे एक जज पे केस चला था एक बार, बट वो भी हमारे उस पे मतलब उनको हटाया नहीं गया था। ठीक है, अगर किसी जज को हटाना होता है ना, बहुत टफ प्रोसेस होती है। बिल्कुल आपको ना जैसे कानून पारित करवाते हो ना लोकसभा और राज्यसभा से, वैसे ही उनको हटाने के लिए भी एक प्रोसेस चलानी पड़ती है। पहले लोकसभा से पूछना पड़ता है, ज्यादा बंदे बोलेंगे नहीं हटा दो, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर बोलते हैं कि हटा दो, तब जाके वो हटता है। मतलब इतनी लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत में कोई भी हमारा जो आप कह सकते हो कि न्यायाधीश है वो हटा हो। ठीक है, चलो, तो और ये केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप लोकसभा में भी ला सकते हो। जैसे है ना, अगर कोई भी कानून आपको बनाना है ना, तो आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। ठीक है, पहले किसी में भी जा सकते हो। अगर मान लो मैंने फीस का बोला था, है ना, तो मैं पहले लोकसभा में जाऊंगा, पारित करवाऊंगा, फिर राज्यसभा में जाऊंगा। मैं जाता तो राज्यसभा में भी जा सकता था पहले। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उप राष्ट्रपति को अगर हटाने की प्रोसेस की हम बात करें ना, तो वो आप राज्यसभा में भी ला सकते हो। उपराष्ट्रपति को अगर आपको हटाना है तो आप पहले लोकसभा में नहीं जा सकते मंजूरी के लिए, पहले आपको मतलब पहले आपको, जैसे कि मान लो आपको राष्ट्रपति को चुनना है या राष्ट्रपति को हटाना है, चलो, तो पहले आपको लोकसभा में से पारित करवाना होगा, फिर आप राज्यसभा में मंजूरी लोगे। आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए इनिशिएट नहीं ले सकते अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले आपको लोकसभा से ही पारित करवाना पड़ेगा कि हाँ जी हटवाना है हमें। ठीक है, चलो जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। बट उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा भी पहले बोल सकते हैं कि नहीं जी उपराष्ट्रपति को हटाना है, पहले हम डिसाइड करेंगे, हमारे यहाँ वोटिंग होगी और पास हो गया तो फिर हम लोकसभा में भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि जी हटाना है, वोट करो। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट है कि ये संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो राज्य सूची होती है, 3 सूचियां होती है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची वो होती है जिसपे राज्य कानून बनाता है। ठीक है, ओके जी, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो पुलिस है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के अंदर आती है, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल की सरकार का है। ठीक है, दूसरा तरफ केंद्र सरकार, जैसे कि नोट होता है, नोटबंदी हुई थी, ठीक है, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, क्या हमारे जो दिल्ली के सीएम है क्या वो नोटबंदी करवा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये केंद्र सरकार के पास पावर है, तो वो केंद्र सूची में आता है। नेक्स्ट होता है जी संवर्ती सूची, जिसपे कोई भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। अगर दोनों ही सेम टाइम पे कानून बना देती है तो किसकी चलेगी? तो चलेगी केंद्र सरकार की, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात है हमारी लोकसभा की शक्तियों की। ठीक है, अब लोकसभा की शक्तियों की भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके का संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है ना, यानी एक तो संघ सूची पर तो बनाएगी बनाएगी, केंद्र से रिलेटेड कानून जो होते हैं ना, जैसे कि नोटबंदी हो गई, है ना, नोटबंदी हो गई, या करेंसी का हो गया, ठीक है, या बैंक को बंद करना या खोलना हो गया, कोई भी काम हो गया कि बैंक को नेशनलाइज करना, कोई बड़े बड़े काम हो गए, डिफेंस से रिलेटेड काम हो गया, आर्मी से रिलेटेड कि जी आर्मी का इतना फंड आना चाहिए, इतना फंड आना चाहिए, इतना हमें इन्वेस्ट मतलब लगाना चाहिए आर्मी में, है ना, चलो, तो ये सारे के सारे जो होते हैं संघ सूची में आते हैं। और संवर्ती सूची, इन दोनों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा से पारित किया जा सकता है, और जो नॉर्मल विधेयक होते हैं ना वो भी यहाँ से प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ओके, और जो नए नए टैक्स वगैरह होते हैं, है ना, कि नया टैक्स लाना हो सरकार को, तो वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही में बजट वगैरह भी यहीं पर यानी हमारे लोकसभा के अंदर ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यही लिखा है, कर प्रस्तावों को, बजट को और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भी वही है, प्रश्न पूछकर, है ना, आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ओके, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर हम क्या कर सकते हैं? कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकते हैं, सेम उसमें था। ठीक है, ओके जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं कि संविधान में संशोधन करती है, ये वाला भी इसमें सेम पॉइंट है, दोनों में सेम है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देता है, यानी अगर मान लो आपातकाल लगाई जाए कहीं भी, किसी भी राज्य में आपातकाल वगैरह लगाई जाए, इमरजेंसी वगैरह लगाई जाए, तो लोकसभा में बताना पड़ता है। ठीक है, वहां से मंजूरी लेनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, और तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज और हमारे हाई कोर्ट के जज, इन सबको चुना भी जाता है, और इन सबको हटाने की प्रोसेस भी यहाँ से चल सकती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि समिति और आयोग का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन कर
प्रतिवेदनों पर विचार करती है। इसका मतलब है कि देखो मैं आपको बता दूं, जो सदन होते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा, वो कुछ ही घंटों के लिए बैठते हैं, है ना। एक्चुअल में जो मेन काम होती है ना ये समितियां करती है। इन समितियों को अलग अलग काम दिया जाता है कि आप देखो जी देश के अंदर गरीबी कितनी परसेंट है, या आप गरीबों को कैसे खत्म कर सकते हो, लोगों के लिए वेलफेयर का काम कैसे कर सकते हो। तो ये जो समितियां होती है ना ये बताती है कि जी ये है, ये कंडीशन है और इसको आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। तो वही है कि जो समितियां जो भी अपनी वो रखती है ना प्रतिवेदना, यानी आप कह सकते हो जो भी बोलती है कि हाँ जी ये कर सकते हो आप, तो वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो लोकसभा में डिस्कस करी जाती है कि हाँ ये वाली समिति है ना गरीबी को हटाने के लिए ये वाले सुझाव दिए हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब संसद के कार्य, संसद के कार्य से पहले आप चाहो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं अब लोकसभा और राज्यसभा का बताने वाला हूँ। अगर आपको पता है तो ठीक है स्किप कर लेना, ये वाला पार्ट सिर्फ अगले क्वेश्चन पे रुकना। बट अगर आपको नहीं पता तो बहुत ध्यान से देखो, मैं वैसे सजेस्ट करूंगा कि ध्यान से ही देखो। ओके, देखो बात क्या है कि एक होता है जी लोकसभा, एक होता है जी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा होता है, ये दोनों की दोनों एक तरह से एक बिल्डिंग की तरह समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मेरे को, मैं एक मंत्री हूँ, ठीक है, मैं एक मंत्री हूँ, मान लो मैं एक एमपी हूँ। आप कह सकते हो मैं फाइनेंस फाइनेंस में हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ मैं, ठीक है। बड़ी महंगी पोस्ट देती मैंने अपने आप को, बट मान लो आप एज्यूम कर लो, सोचने में क्या जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन मैंने भी करी है, मेरे को भी बना सकते हो, है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैंने ये बोला कि मान लो कि बजट इतना आना चाहिए या कुछ भी, मान लो मैंने यही बोला कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जानी चाहिए। लेट्स अज्यूम मैंने बोला, ना ही हो तो अच्छा है, बट लेट्स अज्यूम कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने का मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है। तो बैन करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाती है ना, कानून बनाना पड़ता है। तो मैं क्या किया, पहले लोकसभा में गया, बिल्डिंग में बैठे हुए थे कितने 543 मेंबर, बात करी थी ना देखो लोकसभा में 543 मेंबर बैठे हुए थे, वोटिंग हुई 543 में से 300 बंदे कहते जी हाँ ठीक है बैन हो जानी चाहिए। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले बातचीत होती है, ऐसे नहीं है, पहले क्वेश्चन वगैरह प्रश्न काल होते हैं, है ना, और क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, पूरी बहस होती है, डेलिब्रेशन के बाद वोटिंग होती है, और 300 बंदे ने मान लो अगर वोट दिया कि जी हटा दो, तो फिर वो जाता है राज्यसभा के पास। अगर यहाँ पर ही मना हो जाती, यहाँ सिर्फ 10 बंदे एग्री करते जी क्रिप्टो को, सिर्फ 10 बंदे बोलते कि जी बैन कर दो, और बाकी कहते नहीं बैन मत करो, तो नहीं होता पास यहाँ से, ठीक है। बट मान लो यहाँ से पास हो जाता है, 300 बंदे कहते हैं, फिर जाता है राज्यसभा के पास, ठीक है। राज्यसभा में भी बहस होती है, वोटिंग होती है, ठीक है। 245 में से मान लो 150 कहते हैं जी हाँ हटा दो, बैन कर दो, तो फिर ये यहाँ से भी पास हो गया। अगर यहाँ से पास ना होता तो खत्म हो जाता, बट यहाँ से भी पास होने के बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, हमारे राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, और फिर एक्चुअल में ये हमारी क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाती है। पूरी प्रोसेस बताई है मैंने, ठीक है। चलो, तो आई होप ये राज्यसभा और लोकसभा का आई होप आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले संसद क्या क्या काम करती है, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा ये काम क्या क्या करती है। पहले तो कानून बनाने का काम है, विधायी काम काज है, यही लिखा है कि पूरे देश के लिए कानून वगैरह बनाती है। दूसरा है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। देखो ये यहाँ पर हमारे लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्री भी होंगे जिनकी सरकार है, और कुछ ऐसे मंत्री भी होंगे जो ऑपोजिशन में, जिनकी सरकार नहीं है। तो जिनकी सरकार नहीं है वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, ऑब्वियसली बात है, सारी की सारी चीजों का ब्यौरा लेंगे। तो वो एक तरह से हमारे जिनकी सरकार है उनको नियंत्रित करके रखते हैं कि वो अपनी मनचाही, जो मतलब कुछ भी ना करने लग जाए, अपनी मर्जी से कोई भी कानून ना लाने लग जाए, ठीक है। एक तरह से नियंत्रण रखने का काम होता है हमारे अपोजिशन का, ठीक है। हमारे संसद के अंदर जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तीसरा है वित्तीय कार्य, पैसे से रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो भी हमारे संसद में ही पास होता है। आप देखोगे बजट से रिलेटेड, किस कमीशन को कितना पैसा देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें भी हमारे किसमें, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस होती है। लोकतंत्र में संसद कराधान का मतलब होता है हमारे टैक्स रिलेटेड, तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है कि कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, ये हमारी संसद डिसाइड करती है। यदि भारत सरकार कोई नया प्रस्ताव, कर प्रस्ताव लाए, यानी नए तरह का टैक्स लाए, तो वो भी उसको संसद से उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। कैसे, वही जो प्रोसेस ऊपर बताई थी मैंने, ये वाली, कि लोकसभा में जाता है, फिर बातचीत होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर राज्यसभा में जाता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि कानून कैसे पारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व करता है, ऑब्वियस सी बात है। आप है ना, अगर हमारे लोकसभा में चेक करोगे ना, हर राज्य से मंत्री मिलेगा आपको, और वो हर अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, है ना, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, कल्चरली अलग अलग है बिल्कुल ही, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको अपनी दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। कोई हिंदी है तो किसी को हिंदी नहीं आती, कोई अगर तेलुगु है तो किसी को तेलुगु नहीं आती, कोई पंजाबी है तो दूसरे को मतलब सारे के पूरा का पूरा भारत जो है वो एक तरह से हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होता है।
हर भारत का हर एक बंदे का, हर एक राज्य का, हर एक भाषा का एक तरह से प्रतिनिधित्व होता है हमारे संसद के अंदर। चलो जी, बहस का मंच है, ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर बहस होती है और बहस भी बहुत तगड़ी होती है। यूट्यूब पे आप कभी सर्च करना, एक टाइम पर कुर्सियां वगैरह फेंकने लग गए थे, इतनी बहस हो गई थी, है ना। चलो, और नेक्स्ट है कि संवैधानिक कार्य करती है, ऑब्वियसली बात है, कानून वगैरह बनाती है तो बता दिया, और साथ में हमारे संविधान के अंदर संशोधन भी करती है। ठीक है, संशोधन करने का मतलब मान लो कोई पुराना सा लॉ था, उसमें कुछ गलत चीज लिखी हुई थी, उसको चेंज किया गया, उसको सही किया गया, है ना। आई होप सही क्लियर हो गया। जैसे कि लेट्स एज्यूम कोई पर्टिकुलर चीज को लेकर, अब मैं एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि सही नहीं रहता एग्जांपल देना, है ना, दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे को। तो मान लो कि कोई पर्टिकुलर लॉ है जो कि खराब है, ठीक है, सरकार को मतलब लोगों को लगता है या सरकार को भी लगता है खराब है, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए, है ना, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लो एजुकेशन पॉलिसी, है ना, एजुकेशन पॉलिसी में हमें लगता था, सरकार को लगा यार इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो सरकार ने एनईपी लेकर आए, एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, है ना। तो ये क्या किया, पहले से जो कानून बना हुआ था उसमें चेंज लाए, तो इसी को हम कहते हैं संशोधन। ठीक है, और ये भी दोनों सदनों के पास पावर होती है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन संबंधी कार्य, अभी अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, राज्यसभा और लोकसभा में वो हम क्या किन को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते नहीं चुनते, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना। और जो हमारे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस भी यहाँ चलती है, याद रखना। अब मैंने शायद ऊपर बोल दिया होगा मैंने गलती से, शायद फ्लो में, जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको संसद नहीं चुनती, ठीक है, उनको संसद नहीं चुनती, वो तो पढ़ लिख कर बनते हैं। ओके, चल अब आ जाते हैं मेन वाले क्वेश्चन पे कि संसद कानून कैसे बनता है, या संसद में कानून कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, सिंपल आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जनता की इच्छा से क्या होता है, एक समिति रिपोर्ट देती है कि जी ये दिक्कत है हमारे भारत के अंदर और इसको सही करने के लिए कोई कानून आना चाहिए। तो संसद में रिपोर्ट पे स्वीकृति मिलती है और अस्वीकृति मिलती है, मतलब जो हमारी समितियां होती है ना, मैंने आपको बोला ना, समितियां जो है वो एक बोलती है कि हाँ यार ऐसा कानून बनना चाहिए। तो ऐसा कानून पे पहले हमारे किसी एक सदन में जाती है, यानी लोकसभा, चलो मान लो लोकसभा में जाती है, बहस होती है अच्छे से, फिर पारित होता है। अगर मान लो यहाँ से पास हो जाता है तो फिर वो जाता है दूसरे सदन में, यहाँ लोकसभा हो चुका, मान लो जाता है फिर राज्यसभा में, राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो फिर, और राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है। बट लेट्स अज्यूम कि वहां पर भी सहमति नहीं बन पाती, बिल्कुल अटक गए बीच में, बराबर बराबर एकदम, ठीक है, जितने लोग अपोज कर रहे थे उतने सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो अब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मिलाकर, दोनों के मेंबर को मिलाकर एक सदन बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठे हुए होते हैं वहां पर, और फिर वहां पर वोटिंग होती है और तय किया जाता है, फिर मंजूरी मिलती है, फिर राष्ट्रपति के पास हमारे सिग्नेचर करने के लिए जाता है और फिर वो कानून बन जाता है। क्या समझ आया, कुछ नहीं, सिंपल, कि लोगों की जो भी एस्पिरेशन होती है या लोगों की जो भी इच्छाएं होती है, ठीक है, वो हमारी जो भी संसदीय समितियां हैं वो देखती हैं और उनके लिए कुछ, आप कह सकते हो कि एक तरह से सदन में रिपोर्ट पेश करती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा कानून बनना चाहिए। फिर उस कानून को कोई भी एमपी वगैरह जो होता है, मंत्री वगैरह होता है, वो लेकर जाता है लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी, लोकसभा में लेकर जाता है, बहस होती है, बहस होने के बाद वोटिंग होती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो सही है, फिर राज्यसभा में जाएगा, स्वीकृति नहीं मिलती तो वहीं से ही खत्म, ठीक है। तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, वहां से स्वीकृति मिलती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करता है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि जी विधेयक के प्रकार। अब देखो विधेयक के प्रकार है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये आपको बनाकर लिखना है। देखो पहला तो दो तरह के विधेयक होते हैं, एक तो होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर निजी विधेयक, ठीक है। सरकारी विधेयक क्या होता है, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या केंद्र मंत्री लेकर आ रहा हो, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, होम मिनिस्टर, है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, अगर ये कोई कानून लेकर आ रहे हैं, ये कोई विधेयक लेकर आ रहे हैं कि जी इस पर कानून बनाओ, है ना। अगर मान लो हमारे जैसे कि मान लो लेट्स एज्यूम, जैसे मैंने बोला मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी का लेकर आया था ना, मैं लोकसभा के अंदर गया, तो मेरे वाले विधेयक को क्या कहेंगे, वो कहेंगे सरकारी विधेयक के, जी हाँ ये फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आया है, सरकारी विधेयक है। बट अगर कोई नॉर्मल एमपी लेकर आया होगा, ऑपोजिशन, पहली बात तो ऑपोजिशन के लाते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है पास ही नहीं होंगे। क्यों पास नहीं होंगे, क्योंकि उनको मेजोरिटी नहीं है। अब देखो सिंपल सीधी बात है, वो ऑपोजिशन में क्यों है, वो अपोजिशन में इसलिए है क्योंकि उनको लोगों ने ज्यादा वोट नहीं दिए। अब अगर किसी पार्टी को लोगों ने ज्यादा वोट नहीं दिए तो उनके ज्यादा एमपी भी नहीं बैठे होंगे लोकसभा में, तो उनको पता है कि अगर हम लेकर भी आएंगे मान लो कोई कानून, तो वो कभी पारित ही नहीं हो पाएगा। क्यों पारित नहीं हो पाएगा, वो पारित इसलिए नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि लोकसभा में उनके ज्यादा पार्टी के मेंबर है ही नहीं। वो 10, मान लो मैं नॉर्मल एमपी हूँ, मैं हार गया, मेरे सिर्फ 10 बंदे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में 543 में से,
मैं क्या बेवकूफ़ है कोई कानून लेकर आऊँगा, है ना? तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं क्यों लेकर आऊँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को पता है 10 बंदे से ज़्यादा वोट ही नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि देखो कहीं न कहीं है ना पॉलिटिक्स में पार्टी वाला सिस्टम चलता है और उसके बारे में हम देखेंगे भी, ठीक है? चलो, आई होप ये क्लियर हो गया। बट जो मान लो जीते हुए में से भी है ना, कोई जीते हुए में से भी है बट कोई पोस्ट नहीं है उसके पास, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो नहीं है, तो जो नॉर्मल भी मिनिस्टर लेकर आता है उसको हम निजी विधेयक कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि गैर वित्तीय विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक। पैसे से रिलेटेड जो होता है ना, मान लो कि ये बोला गया कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो फाइनेंस मतलब ब्रिज वगैरह बनाने के लिए अलॉट किए जाए, तो ये तो पैसे से रिलेटेड हो गया। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है वित्तीय विधेयक यहाँ पर। और जो पैसे से रिलेटेड नहीं होता, जैसे कि ये बोला जाता है कि जी एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, इसमें पैसे की बात नहीं हो रही, तो ये हमारा गैर वित्तीय विधेयक। और याद रखना, वित्तीय विधेयक में जो लोकसभा होती है ना उसके पास ज्यादा पावर होती है, ठीक है जी, जो लोकसभा होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है। पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होता है वो हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। ओके, चलो। और नेक्स्ट एक सामान्य विधेयक होता है और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य विधेयक वो होता है जो एकदम नया नया होता है, बिल्कुल नया नया, उससे पहले इसके बारे में कभी बात ही नहीं करी गई। जैसे क्रिप्टो करेंसी, हमारे संविधान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी अभी अभी आया है, 2009 में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन आया था, है ना? तो क्या है, ये एक सामान्य विधेयक है। अगर इससे रिलेटेड कोई कानून बनता है तो एकदम नया होगा, बिल्कुल करकरारा नया कानून होगा, ठीक है? बट अगर कोई पहले से ही बना हुआ कानून है उस पर संशोधन किया जाए, जैसे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी पे चेंज किया जाए, है ना, या हमारे किसी राज्य की पावर को चेंज किया जाए, कम ज्यादा किया जाए, तो ये राज्य की पावर तो पहले से हमारे संविधान में दे रखी है कि ये पावर होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए। तो अगर इसमें संशोधन होता है तो इसको संविधान संशोधन विधेयक कहेंगे, ठीक है? यानी मान लो कि मैं बोलता हूँ कि जी यार ये जो है ना हमारे मान लो राज्य की पावर को कम करने के लिए मैं कोई विधेयक लाता हूँ, तो हम ये बोलेंगे कि ये संविधान संशोधन विधेयक है। ये संविधान संशोधन विधेयक क्यों है? वो संविधान संशोधन विधेयक इसलिए है, क्यों? क्योंकि उसमें से पहले नई चीज की बात करी गई है, मतलब पहले से ही वो है, पावर दे रखी है हमारे संविधान में, बस चेंज करना है उसमें, ठीक है? अब जैसे ही मान लो मैंने बोला कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं कोई कानून लेकर आता हूं, तो पहली बात तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तो यानी जो मेरा विधेयक होगा वो सरकारी विधेयक होगा, है ना? और जो हमारा ये बिटकॉइन है वो पैसे से रिलेटेड है, तो ये वित्तीय विधेयक होगा, है ना, करेंसी से रिलेटेड है। और इसके बारे में कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ बिटकॉइन के बारे में, इसकी वजह से ये एक सामान्य विधेयक है। तो समझ आ गया ना आपको, एक विधेयक तीनों में से किसी भी में भी आ सकता है, ठीक है ना? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, ये तो जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है? ऊपर हमने देखा था, ये जो बॉक्स बने हुए थे ना, ये लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां ही है। दोबारा रिपीट करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, बस ये एक विशेष शक्तियां याद रखना कि अगर मान लो राज्य की शक्ति से रिलेटेड कोई बात आती हो, उसमें कोई चेंज करने की बात आती हो, तो राज्यसभा की स्वीकृति लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये याद रखना बस, ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और बेसिकली राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही राज्यसभा को बनाया गया, ताकि जो एमएलए वगैरह होते हैं वो भी राज्यसभा में बैठ सके। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो अभी हम करने वाले हैं। संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए। यहाँ आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करता है, ठीक है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि सबसे पहले तो संसद के अंदर संसद को मतलब कैसे नियंत्रित करती है। देखो संसद में मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा होती है, वहां पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सरकार होती है, लेट्स अज्यूम ए बी ए कोई पार्टी है ए, ठीक है, उसके 500 मेंबर बैठे हुए हैं, 500 नहीं, मान लो 300 मेंबर बैठे हुए हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है? एक पार्टी है ए जिसके 300 मेंबर बैठे हुए हैं, और बाकी जो 243 है ना वो किसी और पार्टी के, वो बी सी डी पार्टी या कोई भी मिक्स है ना, अलग अलग पार्टियां को मिला दे तो वो 245 है, ठीक है? तो अब देखो ये बी सी डी इनकी पॉपुलर, ये तो कम है, इनके पास तो सिर्फ 245 सीटें, इनके पास 300 सीटें। तो ये जो 300 वाले हैं ये अपनी मर्जी हमेशा ना चला पाए, कोई भी गलत कानून लेकर आ जाएंगे ऐसे तो पास भी कर पा लेंगे क्योंकि ज्यादा बंदे बैठे हुए। तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ साधन बनाए गए हैं। तो क्या क्या साधन है, किन किन चीजों के जरिए हम इनकी पावर को अंकुश कर सकते हैं, रोक सकते हैं? तो पहला तो है जी बहस और वाद विवाद करके। अब देखो मान लो इन 300 में से कोई एक मंत्री एक विधेयक लेकर आया, ठीक है? अब ये 345 में से हर बंदे को पता है ये विधेयक गलत है, तो वो बहस करेंगे, बहुत सवाल पूछेंगे उनसे, और वो आपको पता है ना ये जो स्पीच होती है इनकी, ये रिकॉर्ड होती है, टीवी में आती है, फिर लोग देखते हैं। अगर लोगों को लगता है नहीं जी ये वाले जो बीसीडी वाले मंत्री हैं ये सही बोल रहे हैं, ये कानून गलत है, तो फिर वो रोड पे आ जाते हैं, है ना? ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलो, बट कभी कभी भड़कावा भी होता है, ठीक है, ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखो, आप 11th में आ चुके हैं, अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके सोचना अब इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है?
हर इशू को पॉजिटिव, और हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो पहले हर चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और ये मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न काल होता है, एक शून्य काल होता है, ठीक है। यानी जब संसद और लोकसभा में और राज्यसभा में ना 1 घंटे का टाइम होता है बेसिकली। प्रश्न काल में क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं हमारे ऑपोजिशन के लीडर, आरोप लगाते हैं कि जी ये गलती कर दी आपने, ये गलती कर दी, जिनकी सरकार होती है उन पे आरोप लगाते हैं। और शून्य काल पे अच्छा इनके जवाब देने पड़ते हैं। अगर मान लो मैं ऑपोजिशन का हूं, तो मैं अपनी सरकार के किसी भी मंत्री से सवाल पूछूंगा और वो जवाब देगा ही देगा। पर शून्य काल में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, उसका जवाब वो दे ना दे उनकी मर्जी होती है। उसमें अहम अहम मुद्दे उठाए जाते हैं, पूरी दुनिया से रिलेटेड आप कह सकते हो। नेक्स्ट है कि कानून की स्वीकृतियां अस्वीकृति देकर, है ना। देखो अब, हाँ ये बात सही है कि इन ए वालों के पास 300 सीटें हैं, बट अगर आपको कोई कानून पारित करवाना है तो इनकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको अगर आपको कानून बनाना है ना, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है कि 550 में से आप कह सकते हो लगभग लगभग आपको 350 या 400 बंदे की वो अप्रूवल चाहिए होगा। तो यही तो अप्रूव करेंगे ना, साढ़े मतलब 300 तो चलो यहाँ पर हो गए, बाकी 100 बंदे कहाँ से लाओगे, यहीं से लेकर आओगे, है ना। 350 बंदे तो यहाँ से लेकर आओगे। तो ये कब सपोर्ट करेंगे, ये तभी सपोर्ट करेंगे जब वो बिल अच्छा होगा। तो यानी इनका भी ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका भी वोट मैटर करता है। बेशक बेशक इनकी पार्टी हारी हो, इनके पास कम हो, ठीक है, बट इनका भी वोट मैटर करता है। अगर कोई बिल पास करवाना है और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे लॉ होते हैं जिनके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी 100 में से 66 बंदे अगर एग्री करेंगे तभी जाकर वो विधेयक कानून बनेगा, ठीक है। तो अब इनका भी वोट मैटर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमें पता चलता है कि कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति देकर भी हम क्या कर सकते हैं, संसद को कंट्रोल कर सकते हैं, कार्यपालिका को कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी वित्तीय नियंत्रण, पैसे से भी रिलेटेड मैं आपको बता दूं, कोई भी नया टैक्स आता है तो वो भी पहले हमारे लोकसभा में पारित होता है, उस पर भी स्वीकृति वगैरह होती है, पैसे से रिलेटेड मंजूरी वगैरह लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि कोई भी टैक्स लगा दे सरकार, बिल पास करवाना पड़ता है, और उनके लिए भी इनका वोट जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। ओके ओके जी। और नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अविश्वास प्रस्ताव। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव जी होता क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमारे भारत के अंदर है ना, आपको अगर सरकार बनानी है अपनी, तो आपको 272 से ज्यादा सीटें चाहिए होगी, ठीक है। लेट्स अज्यूम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपने आर्ट्स लिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहेंगे, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लेट्स अज्यूम कि मान लो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, एक पार्टी है सी, एक पार्टी है डी, ठीक है। और 543 सीटें, ऑब्वियस सी बात है, और जिसको भी अपनी सरकार बनानी है उसको 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए। ए को मिलती है मान लो 200 सीटें, बी को मिलती है 74 सीटें, ध्यान से सुनना। सी को मिलती है मान लो बची हुई, कितनी बची, कितनी बच गई इसमें, चलो 250 हो गई ना, कितना भी लिख देते हैं, बाकी बची हुई मान लो 100 इसमें हो गई, 300 हो गई, और 100 इसमें हो गई, 400 हो गई, ठीक है। चलो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देते हैं इसको हम, 200 कर देते हैं, ठीक है। 200 कर देते हैं, चलो इसको 150 कर देते हैं, ठीक है, 150 कर देते हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, 150 कर देते हैं। मेरी बात सुनना, ये ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है। अब आप बोलोगे सर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, क्यों, किसी के पास भी 272 सीटें है ही नहीं, ज्यादा तो छोड़ो 272 के नजदीक भी नहीं है, ये 200 है, 74 पे अटका हुआ है, ये 100 पे, 150 पे, बनेगी नहीं सरकार किसी की। आप ये मत बोलना सर 543 अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब मैं अगर मैथ्स करूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको छोड़ो, बस आप समझ जाओ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा लगभग लगभग 550 के नजदीक ही पहुंच रहा है। तो ये ए बंदा थोड़ा समझदार था, ठीक है। इसको पता था कि भैया अगर दोबारा से इलेक्शन हुए तो क्या पता है 200 भी कम हो जाए, 200 सीटें आज मिली है, क्या पता कल दोबारा इलेक्शन हो तो 150 हो जाए। तो इसलिए क्या करता है, ये बी पार्टी को अपने साथ मिला लेता है और बोलता है भैया आप हमारे साथ सरकार बना लो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके जिस भी एमपी को जो भी पोस्ट चाहिए ना, फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है हम बनाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, बट सपोर्ट करो हमारा, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे। और जब उन्होंने सपोर्ट करी तो आ गई 274 सीटें, 200 इसकी 74 इसकी, अब बन गई सरकार, बन गई ना सरकार। और ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। और इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें एक दिक्कत क्या होती है, मान लो इनसे अनबन हो गई, इनसे अनबन हो गई, तो बी पार्टी बी से अनबन हो जाती है और ये अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। तो फिर ये बोलते हैं कि जी अब करवाओ अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, और फिर वोटिंग होती है, और फिर पता चलता है यार
ए पार्टी को तो सिर्फ 200 ही बंदों का सपोर्ट है ना, होना चाहिए था 272 का, तो इसकी सरकार गिर जाती है। जितने भी एमपी है, जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं, है ना, उन सबको इस्तीफा देना पड़ता है, उनकी हो जाती है छुट्टी। ठीक है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, सबको इस्तीफा देना पड़ता है, कहते जी काम खत्म आपका, टोटली फिनिश, दोबारा इलेक्शन होंगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो इससे भी क्या पता चलता है, इससे भी एक तरह से कंट्रोल रहता है ना। देखो बी के पास जो थी वो सिर्फ 74 सीटें थी, बट फिर भी देखो कितना अहम भूमिका निभाई उसने। तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हमारी ये जो ए पार्टी है जिसकी सरकार बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इन्हीं का ही बनेगा, ए पार्टी वालों का, क्यों, क्योंकि इनके पास ज्यादा सीटें हैं। तो उस वो जो भी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे उनको डर रहेगा कि जी हमको कोई अच्छे ही काम करने हैं, है ना, नहीं तो ये बी पार्टी अलग हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत संभल के काम करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संसदीय समितियां क्या करती है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारी संसद होती है ना, बेसिकली जो राज्यसभा और लोकसभा होती है जिसमें एमपी बैठते हैं, सारा काम वो नहीं करते। एक्चुअल में पीछे बैठे हुए बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईपीएस आईएएस होते हैं, जो बैठ के काम करते हैं, मेन काम वो करते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी रिपोर्ट वगैरह बनाना और ये सारी की सारी चीजें करते हैं, अहम काम वही करते हैं, मेन रिसर्च बोला वही काम होता है इनका। अब तो इनकी क्या क्या अहम भूमिका होती है और ये क्या करती है, पहले तो ये बता रखा है कि जो संसदीय समितियां होती है, ये जो होती है ये नियुक्त होती है, निर्वाचित होती है, इनको एमपी वगैरह ही चुनते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये नाम निर्देशित, यानी हर पर्सन के नाम पे अलग अलग, जैसे एक बीपी मंडल के नाम से ये एक कमीशन बनी थी, है ना, जिसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड जो होती बात वगैरह हुई थी। ओके, और ये क्या करते हैं, फिर अध्यक्ष को, जो भी लोकसभा का है जिसने भी बनाया है उस समिति को, उनको बताते हैं हाँ ये हमारी रिकमेंडेशन है। और ये सारी की सारी चीजें कब स्टार्ट हुई थी, 1983 में स्टार्ट हुई थी हमारे भारत के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि 20 समितियां हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं भारत के अंदर। ओके, अब इनके कार्य जो है नीचे निम्नलिखित है, क्या क्या कार्य करती है हमारी ये समितियां। तो मैं आपको बता दूं, पहला है कि संसदीय समितियां केवल कानून बनाने का ही नहीं काम करती, बल्कि ये दैनिक कार्य भी करती है। मैं आपको बता दूं कि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान बैठती है। ठीक है, कुछ कुछ टाइम ही बैठती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो टाइम है उनका, मैं बता दूं इसलिए उनके पास अत्यंत सीमित समय होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता उनके पास। किसी भी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना, यही काम होता है हमारी संसदीय समिति का, है ना। एमपी तो बोल देते जी लगा दो कानून, हटा दो कानून। एक्चुअल में हमारे ये जो संसदीय समितियां होती है, ये बैठ के सोचती है कि जी हटा दिया इस कानून को तो क्या दिक्कत हो सकती है, अगर इस कानून को लेकर आए तो क्या दिक्कत हो सकती है, कहाँ लेकर आना मुश्किल होगा, कहाँ ईजी होगा, ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है कि विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों का अध्ययन करता है, यानी ये अलग अलग विभाग होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हमारी ये मांगे, तो ये भी जो अलग अलग समितियां होती है वो देखती है, हाँ इनको पैसे की जरूरत है, इनकी ये मांगे, ये इनका भी अध्ययन करती है। नेक्स्ट है कि खर्चों की जांच भी करती है, खर्च वगैरह की जांच भी करती है। अलग अलग जो विभाग है, जिनको जितने पैसे अलॉट किए गए हैं उतने में अपना काम कर रहे नहीं कर रहे। मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतने पैसे दिए गए, मान लो 1000 करोड़ दिए गए, तो 1000 करोड़ में काम निपटा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो ये देखना। और नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार की पड़ताल वगैरह भी यहीं पर होती है, हमारे संसदीय समितियां वगैरह करती है। और समितियां की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, अब संसद का काम हल्का हो गया, है ना। अगर एमपी एमएलए से बोले कि जी आप रिसर्च करके आओ, तो फिर उनको तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे एमपी एमएलए ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, है ना, ज्यादा ऐसे ही मिलेंगे आपको हमारे पार्लियामेंट के अंदर, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये काम जो होता है, जो समितियां करती है, और एमपी एमएलए का काम बहुत आसान बना देती है। ठीक है, चलो, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि ये वाला मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल तो आपने देख लिया, एक ये भी है मेन पॉइंट टेक। मैं आपको बता दूं, इस पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूं कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 30 वीडियो डाल रखी है, और आप देख सकते हो 11,000 सब्सक्राइबर है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना आप। ये मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल, ये तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना है आपको। ये मेन पॉइंट गेमिंग है, कभी आपका मन करे गेम वगैरह खेलने का तो आप इस पे आ सकते हो, और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। ओके, इसको रिएक्शन चैनल में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, बट देखते हैं क्या करना है। अच्छा, एक और बात बता दूं, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश मीडियम में है, तो अभी मैं इंग्लिश के साथ भी इसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको सेंड करके बोलो कि ये क्वेश्चन करके जाए। ठीक है, आप कुछ करो ना करो, ये वाले क्वेश्चन पक्का करो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, कि लोकसभा के अध्यक्ष की क्या शक्तियां होती है। अभी जो है ओम बिरला है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है जी, ओम बिरला, है ना। ओम बिरला है, वो लोकसभा के स्पीकर है, तो उनका क्या काम होता है, ठीक है, वो जो होते नहीं है कि अध्यक्ष महोदय रुकिए रुकिए, आप मत बोलिए, आप बोलिए, ये वाले जो होते हैं। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा नेट ऑन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद इनको पहले दिखा देता हूँ आपको हमारे
ओम बिरला जो है इस टाइम है, क्या पता आप ये वीडियो 1 डेढ़ महीने बाद 1 साल बाद देखो तो बदल गए हो, ये हमारे ओम बिरला है, ठीक है। ये कुछ और आ गया, हाँ ये हमारे ओम बिरला है, ठीक है। ये हमारे लोकसभा के इस टाइम जो है वो स्पीकर है, देखो लिखा ना स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप देखो ये ऐसे बैठे रहते हैं, ये यहाँ पर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हर मंत्री को बोलते हैं कि आप बोलो आप बोलो। इनकी वीडियो में दिखाऊंगा बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो इसलिए छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यही मेन होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो इन्हीं को संबोधित करते हुए बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ। मतलब बातचीत इनकी महंगी होती है, कैड़ी बातचीत होती है इनकी, राजा जैसा फील आता है इनको, ठीक है। संसद में अनुशासन व सजावट बनाए रखने के लिए इनकी अहम भूमिका होती है ना। कोई गाली गलौज नहीं कर सकता संसद में, ये टोक देते हैं और बहुत अच्छे से टोकते हैं, क्योंकि फिर गलत हो जाता है ना ऐसे, क्योंकि लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं भारत के। नेक्स्ट है कि संसद में बिल पेश करने की अनुमति देना। कोई भी अगर बिल लाना हो ना तो पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप ऐसे उठ के नहीं बोल सकते कि आज जी मैं ये बिल लाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। इनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि जी हाँ अध्यक्ष महोदय हम ये बिल लेकर आएंगे, आप हमें बता दीजिए कि डेट क्या होनी चाहिए और कब लेकर आना चाहिए, ऐसे ऐसे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि बिल की प्रकृति तय यही करते हैं, यही बताते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। मतलब इनसे ही पूछा जाता है कि किस टाइप का बिल है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई बोलता है कि जी यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल है ना वो गैर विधेयक है, इसमें पैसे से रिलेटेड बात ही नहीं है, ठीक है। फिर हमारे लोकसभा के मिनिस्टर मतलब जो स्पीकर बोलते हैं नहीं जी, यूनिफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी पुरानी यूनिफॉर्म चेंज होगी, बच्चों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे यूनिफॉर्म के, नई यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, तो पैसे से रिलेटेड है, तो वो उसको धन विधेयक में डाल देते हैं, है ना, मतलब हाँ वित्तीय विधेयक में डाल देते हैं। तो यही एक्चुअल में तय करते हैं कि वो विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, या कैसी प्रकृति है उसकी। नेक्स्ट है घर, इसमें घर नहीं, इसको आप सदन कर लो, ठीक है। सदन के नियमों की व्याख्या करने के लिए, मतलब यही नियम वगैरह की व्याख्या करते हैं, इनसे ही पूछा जाता है एंड में। मान लो किसी बात को लेकर, नियम को लेकर कोई बहस कर रहा है, ठीक है। मान लो किसी ने कोई गलत वर्ड बोल दिया, ठीक है, कोई मान लो असंसदीय वर्ड, ये बहुत बार सुनोगे आप अगर लोकसभा की स्पीच सुनोगे, तो यही बोलते हैं, यही तय करते हैं कि वो वर्ड गलत है या नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि विभिन्न समितियों का गठन करना, यही अलग अलग समितियां ना यही गठन करते हैं, यही अलग अलग समितियां वगैरह बनाते हैं और उनके हेड वगैरह तय करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप देखो और बताओ कि क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे कैसे कानून लाए जाने चाहिए, और उनका अध्यक्ष भी यही तय करते हैं। और संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार की रक्षा करना, ठीक है। यानी ये देखते हैं कि सिर्फ ऐसा सब लोगों को ये चाहे वो जीता हुआ हो, चाहे मतलब चाहे उनकी सरकार हो या उनकी सरकार ना हो, सबको इक्वल टाइम मिले, सबकी रिस्पेक्ट हो, सबको बोलने का मौका मिले, ये चीज ध्यान रखते हैं ये। और बिल को विभिन्न समितियों को भेजना, जो बिल होता है वो अलग अलग समितियों को भेजना, फिर वो जांच करेंगे कि हाँ यार ये वाला बिल सही है नहीं सही है, संवैधानिक है नहीं है, तो इनकी जांच भी यही करते हैं। नेक्स्ट है कि घर घर दोबारा से सदन लिख लेना आप, ठीक है। सदन के व्यवसाय का संचालन करना और वक्ताओं को कार्यालय का निर्णय वक्ताओं के कार्यालय का कार्यकाल का निर्णय लेना, कार्यकाल का निर्णय लेना कि मान लो कोई बहुत ही गलत काम कर दिया, स्थगित कर दिया जाए उनको, ये सारे के सारे काम जो होते हैं उनके होते हैं। वैसे तो इतने सारे पॉइंट लिख दिए, ऊपर के भी लिख दोगे तो काफ़ी है। किसी बिल का बिल पर टाई होने की उपस्थिति में जो हमारी काउंटिंग होती है, अच्छा कॉन्स्टिंग कास्टिंग, अच्छा कास्टिंग कास्टिंग वोट का प्रयोग करना, अच्छा जी कास्टिंग वोट। अच्छा इस कास्टिंग वोट का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। देखो अब होता क्या है कि मान लो कोई बिल मतलब जो है कोई बिल जो है वो पास होना है, वोटिंग वगैरह ढंग से हो नहीं पा रही, तो कास्टिंग वोट यानी वो पेपर पे लिख के सेंड करने वाला, तो ये बोलते हैं कि जी मान लो मशीन खराब हो गई तो ये बोलते हैं जी पेपर पे दे दो, ऐसा वाला। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आए हो। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपका करा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी जी डिफरेंट डिफरेंट चैनल है हमारे, मेन पॉइंट स्टडी, ये यूनिक वर्ल्ड है, मेन पॉइंट टेक है, मेन पॉइंट गेमिंग है, भरत कुमार फोरवाल है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी पीडीएफ आपको यहाँ तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना। आप सीधा जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी 11 और 8 लिखना मत भूलना। मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना तो आपके सामने बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, आपको 11th आर्ट्स का ज्वाइन करना है, कृपया करके 11th आर्ट्स का ही ज्वाइन करना, ठीक है। देखो नाम लिखा है पूरा, ये सर्च करना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम डाउनलोड नहीं करा तो कर लो क्योंकि ये बेस्ट है, ठीक है। इस पे दूसरा मेरा 10th वाला जो चैनल है उस पर 10,000 बच्चे हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कितने भी बच्चे ऐड हो सकते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। और साथ में नोट्स के लिए मैं आपको बता दूंगा, चलो ये वाली जो नोट्स वाली चीज़ है ना मैं यहीं पे बता दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर लेना,
ठीक है। और मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर देना कि सर नोट्स वगैरह बता दो, तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।